हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया आखिर होता क्या है, होने के क्या कारण हैं और इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, सब कुछ आज के इस लेक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ओलिगोस्पर्मिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो स्पर्म काउंट इन मेंस सीमेन। तो क्या होता है, अगर पुरुषों के सीमेन में स्पर्म का काउंट कम हो जाता है, स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाती है नॉर्मल लेवल से, तो उस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। तो मेल में इनफर्टिलिटी होने का एक मेजर कॉज होता है। अगर उनके सीमेन में स्पर्म की क्वांटिटी कम होगी, लो होगी स्पर्म, तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं पुरुषों में, जिसके कारण क्या हो सकता है कि वो फीमेल को प्रेग्नेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है एक ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉजेज की कि ऐसे क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या होता है, कुछ हार्मोन होते हैं, अगर हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसके कारण भी क्या होता है, सही से जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता। जैसे कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। जो टेस्टोस्टेरोन होता है एक सेक्स हार्मोन होता है जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प कराता है, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं हो पाता। ठीक है, इसके बाद है इम्बैलेंस इन एफएसएच और एलएच। एफएसएच मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करने में, प्रोडक्शन करने में हेल्प कराते हैं। लेकिन अगर यही इम्बैलेंस हो जाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, टेस्टोस्टेरोन ठीक से नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लाइफ स्टाइल फैक्टर। अगर आप कुछ लाइफ स्टाइल में भी गलतियां करते हैं तो उसके कारण से भी क्या होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता। जैसे कि फर्स्ट है हमारा स्मोकिंग। अगर आप क्या करते हैं, स्मोकर हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग यूज करते हैं, तो स्मोकिंग करने से क्या होता है कि जो आपके सेक्सुअल पार्ट होते हैं उन पर भारी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उस कारण से भी क्या हो सकता है, स्पर्म में कमी आ सकती है। इसके बाद एल्कोहल कंजप्शन। अगर आप क्या करते हैं, एल्कोहल का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो शराब पीने से भी क्या होता है कि हमारे हार्मोन डिस्टरबेंस हो जाते हैं। हार्मोन डिस्टरबेंस होने के साथ साथ जो हमारे सेक्सुअल पार्ट होते हैं उनमें भी डिफिकल्टी आने लगती है, जिसके कारण में भी चांसेस होते हैं कि आपको जो प्रोडक्शन हो रहा है किसका, स्पर्म का, वो ठीक तरह से ना हो। ठीक है, इसके बाद ड्रग यूज। क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, नशा करने के लिए कुछ दवाइयों का भी यूज करते हैं, कुछ ड्रग्स का भी यूज करते हैं। जैसे कि कोकीन हो गया, कैफीन हो गया, हीरोइन हो गए, कुछ ऐसी मेडिकेशन आती हैं, या फिर बिना डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के ही अदर से अपने आप से ही क्या लेते लेते हैं, कुछ मेडिकेशन लेते रहते हैं कंटिन्यू। तो क्या होता है, उनका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हॉर्मोन्स लेवल पर। हॉर्मोन्स लेवल के साथ साथ हमारे स्पर्म प्रोडक्शन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन दवाइयों का। इसलिए क्या करें, डॉक्टर्स के मेडिकेशन सिर्फ उसी का यूज करें। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो ठीक तरह से नहीं होगा। देन इसके बाद ओबेसिटी। क्या होती है, जो ओबेस्ट पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होता है, उनमें फैट कंजप्शन होता है, फैट का डिपोजिशन होता है। तो फैट होने से ज़्यादा क्या होगा कि जो टेस्टिस है, स्कोटम है, उस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर उस पर बहुत ज़्यादा फैट की वजह से प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर पड़ने से क्या होगा, टेस्टिस भी अफेक्टेड होने के चांस होते हैं, जिसके कारण में भी चांसेस हो गए कि स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चांसेस होते हैं मे भी। इसके बाद क्या है, एक्सपोजर टू हीट। क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि टेस्टिस का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। देन अगर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो कम होना चाहिए। हमारी बॉडी से 1 सेल्सियस कम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरह से हो पाएगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हीट वाले स्थान पर काम करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है टेस्टिस का, तो स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। और क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से लैपटॉप का यूज करते हैं अपनी गोदी में रखकर। तो आपको पता है कि लैपटॉप जो होता है वो हीट जनरेट करता है। तो अगर आप ऐसे यूज करते हैं लैपटॉप का, तो क्या होगा कि जो आपकी पेरिनियल एरिया है वहाँ पर हीट होगी तो स्पर्म का प्रोडक्शन भी ठीक तरह से नहीं होगा। इसलिए क्या करें, जब भी आप इस लैपटॉप का यूज करें तो आप हमेशा क्या करें, या तो ज़मीन पर रख कर लैपटॉप का यूज करें, या सबसे सही आप टेबल पर रख करके लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। ये बहुत सही रहता है। ऐसा कतई ना करें, आप गोदी में रखकर कभी भी लैपटॉप का यूज ना करें, क्योंकि ये स्पर्म के प्रोडक्शन में डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद कॉजेस को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मेडिकल कंडीशन भी कुछ होती हैं, जैसे कि वेरिकोसील।
वेरिकोसिल में क्या होता है, स्वेलिंग वेन्स इन द स्कॉटम। तो क्या होता है आप यहाँ पर समझिए कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कहाँ तक आती हैं, स्कॉटम तक, लाइक टेस्टिस तक आती हैं। तो ठीक है, ये ब्लड वेसल्स क्या कराती हैं कि टेस्टिस में प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो कराती हैं, ताकि जो टेस्टिस हैं प्रॉपर तरीके से क्या कर सकें, स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकें। लेकिन अगर वेरिकोसील की कंडीशन, मतलब कि जो वेन्स हैं, आर्टरी हैं, अगर ये क्या हुए, इनलार्जमेंट आ गया है, इसमें स्वेलिंग आ गई है, तो जिसके कारण क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। कहाँ पर, टेस्टिस पर प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होगा। अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो भी ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं स्पर्म में कमी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद इन्फेक्शन, लाइक आपको इन्फेक्शन होता है जैसे कि ऑर्चाइटिस मम्स। देखिए क्या होता है कि अगर जो आपके टेस्टिस हैं यहाँ पर इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो टेस्टिस में ही अगर इन्फेक्शन होगा तो टेस्टिस का वर्क ही होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, वो ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। अगर स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं होगा तो ओलिगोस्पर्मिया की समस्या आपको हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जेनेटिक कंडीशन, अभी हमने देखा था कि जेनेटिक कंडीशन मतलब कि अगर आपके परिवार में लाइक आपके फादर कोई कंडीशन है तो फादर से बच्चों में भी चांसेस होते हैं होने के। ठीक है, तो ये जेनेटिक भी हो सकते हैं जो कि जीन के जरिए ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, इसके बाद कुछ मेडिकेशन भी होती हैं जो कि इसे अफेक्ट करती हैं, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो कि क्या होती है, मसल्स को ग्रोथ करवाने के लिए दी जाती हैं। क्या होता है, कुछ बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, इसके जरिए अपनी बॉडी को बनाते हैं इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करके। तो ये स्टेरॉइड अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं यूज, और जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी इसका बहुत ज़्यादा यूज अगर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसके हार्मोन लेवल पर भारी इफेक्ट पड़ता है, और आपके जो स्पर्म प्रोडक्शन है उस पर भी बहुत ही ज़्यादा स्टेरॉइड का इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण क्या होगा, स्पर्म ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे और आपको ओलिगोस्पर्मिया की समस्या हो सकती है। इसलिए आप क्या करें, इसको अवॉइड करें, ये स्टेरॉइड अवॉइड करें, ना लें। ठीक है, थेरेपी ड्रग्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज करते हैं। देन रेडिएशन थेरेपी भी क्या होती है कि कैंसर वाले पेशेंटों को दी जाती है। तो जो कीमोथेरेपी होती है, जो ड्रग्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज होती हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ये यूज होती हैं तो इससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हार्मोन लेवल पर और ये स्पर्म प्रोडक्शन पर भारी इफेक्ट डालती हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स की। तो इसका सिम्टम सिर्फ एक ही है, डिफिकल्टी इन कन्विंसिंग दी चाइल्ड, मतलब कि जो पुरुष होता है वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है, वो एक फीमेल को प्रेग्नेंट करने में बहुत ही ज़्यादा असमर्थ हो जाता है। तो ये एक सिम्टम्स होता है जो कि मेनली शादी के बाद दिखाई देता है। अगर जब व्यक्ति की शादी हो जाती है और जब वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है तो कहीं ये टेस्ट करवा लेना चाहिए, हो सकता है कि उसके स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की, कि क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन किए जा सकते हैं इसे असेस करने के लिए। तो सीमेन एनालिसिस, इसका मेन एक ही है कि इसको सीमेन को एनालाइज किया जा सकता है कि उसमें स्पर्म काउंट कितना है। जैसे कि स्पर्म काउंट लेस देन 15 मिलियन स्पर्म पर ml इंडिकेट ओलिगोस्पर्मिया। अगर 15 मिलियन से कम स्पर्म होते हैं सीमेन में तो चांसेस होते हैं कि उसे ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है। कितना, 1 ml में 15 मिलियन से कम है अगर, तो ओलिगोस्पर्मिया की समस्या है उसको। ठीक है, इसके बाद हार्मोनल टेस्ट, कुछ हार्मोनल टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि असेस लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जैसे एफएसएच और एलएच। तो क्या किया जाता है, ये जो सेक्स हार्मोन होते हैं इनका प्रॉपर तरीके से टेस्ट होता है कि ये प्रॉपर तरीके से सीक्रेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं हो रहे हैं तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, तो ओलिगोस्पर्मिया होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इसे असेस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है प्रॉपर तरीके से टेस्टिस को विजुअलाइज करने के लिए कि जो टेस्टिस है प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, उसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब असेस करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग भी किया जाता है, कहीं ये डिसीज जेनेटिक तो नहीं है, मतलब कि ये फादर से बच्चे में तो नहीं आई, तो उसे असेस करने के लिए जीन के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से भी जीएनए टेस्टिंग की जाती है, ताकि ये हमें एनालाइज हो सके कि ये जेनेटिक तो नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या होता है कि स्पर्म कितनी क्वांटिटी में है उसके अकॉर्डिंग इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया, जैसे कि 10 to 15 मिलियन स्पर्म पर ml। अगर 1 ml में 10 से 15 मिलियन स्पर्म है तो उसे हम माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे। ठीक है, देन मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया 5 to 10 मिलियन स्पर्म पर ml। अगर 1 ml में 10 से 5 मिलियन स्पर्म होते हैं तो वो मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। मॉडरेट है मतलब बीच में है, लेकिन थर्ड सीवियर ओलिगोस्पर्मिया लेस देन 5 मिलियन स्पर्म पर ml। अगर 1 ml में 5 मिलियन से भी कम स्पर्म की काउंटिंग है
तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब व्यक्ति को इनफर्टिलिटी होने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, मे भी चांसेस हो सकते हैं कि वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो, वह अपनी बीवी को प्रेग्नेंट ना कर पाए। तो ये एक मेन सिम्टम्स होता है, मेन सीवियर ओलिगोस्पर्मिया होता है अगर 5 मिलियन से कम स्पर्म होते हैं 1 ml में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट की कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, अवॉइड स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग का यूज करते हैं तो उसे अवॉइड करिएगा। ठीक है, इसके बाद एल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो उसे भी अवॉइड कीजिए, शराब पीना बंद करिए। एंड एक्सेसिव हीट एक्सपोजर, और आप बहुत ज़्यादा हीट वाले स्थान पर जाने से बचिए। और क्या करें, आप लैपटॉप को यूज गोदी में रखकर कतई ना करें। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट। देन इसके बाद मेंटेन हेल्दी वेट एंड रिड्यूस स्ट्रेस, तो आपको क्या करना है, अपने जो वेट होता है उसे मेंटेन करके चलना है, आपको ज़्यादा फैटी नहीं होना है, फैट का कंजप्शन नहीं होने देना है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद कुछ मेडिकेशंस भी दी जाती हैं इसे ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप डॉक्टर्स की, अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास दिखाएं और आप मेडिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन लें और डॉक्टर्स के जरिए जो बताई गई मेडिकेशन है वो यूज करें। ठीक है, इसके बाद हार्मोनल थेरेपी, कुछ हार्मोनल थेरेपी भी प्रेस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के जरिए, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो देने होते हैं वो भी देने होते हैं, ताकि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हुआ है बॉडी में तो वो इंक्रीज हो सके, और जो स्पर्म का प्रोडक्शन कम हुआ है वो जाके था इंक्रीज हो सके प्रॉपर तरीके से प्रीवियस की तरह। ठीक है, इसके बाद एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन, अगर ऑर्चाइटिस की कंडीशन है, लाइक दिस टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया है या फिर स्कॉटम में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है, तो उसे ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक भी प्रेस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स के जरिए। करते हैं सर्जरी, इसके बाद बात करते हैं सर्जरी। ट्रीट वेरिकोसील और ब्लॉकेज इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, क्या होता है, जो भी यहाँ पर स्कॉटम तक, टेस्टिस तक जो भी ब्लड वेसल्स आ रही हैं, जो ब्लड सप्लाई करा रही हैं, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है, उनमें कोई डिफिकल्टी हो जाती है, तो जिसके कारण ब्लड प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए सर्जरी से पहले उसे ट्रीट करना जरूरी होता है, उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक को ठीक करना जरूरी होता है सर्जरी के माध्यम से, ताकि प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो हो सके और प्रॉपर तरीके से फिर टेस्टिस अपना काम करे और टेस्टिस अपना जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो भी ठीक तरह से कर पाए। तो ये मैनेजमेंट होता है जो कि किया जाता है। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसकी एक वीडियो और बनाई है मैंने बोर्ड पर, अगर वो आपको देखनी है तो उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।